स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8वीं का इतिहास का दूसरा पार्ट, पारसी साम्राज्य तक दूसरा भाग। पहले भाग में हमने डिस्कस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से बाकी जो कंपनियों को हराकर भारत में एकाधिकार के व्यापार की स्थापना की और बंगाल पर विजय प्राप्त की और 1765 में बंगाल के दीवान बन गए और स्वतंत्र रूप से वहाँ के राजा बन बैठे। उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई 1765 में। इलाहाबाद की संधि के कारण बंगाल के नवाब बने। और फिर अब करेंगे मैसूर के युद्ध। टीपू सुल्तान को किस प्रकार से हराया ये डिस्कस कर चुके थे हम। टीपू सुल्तान के उनकी लड़ाई के कारण क्या थे। मालाबार तट में जो मसाले होते हैं, चंदन की लकड़ी होती थी, तो उसको वो हासिल करना चाहते थे और टीपू सुल्तान उनको व्यापार करने की इजाज़त नहीं देते थे और अपने एरिए में जो समुद्री बंदरगाह हैं उनको भी वो प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते थे। तो इन चीज़ से दोनों के बीच टकराव हुए। तो हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे, उनके और अंग्रेज़ों के बीच दो लड़ाइयाँ हुई। 1767 से 69 पहली और 1780 से 82 तक दूसरी। 1782 में द सेकंड बैटल ऑफ आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी डेथ हो गई थी और फिर टीपू सुल्तान ने बागडोर संभाली और 1784 तक वो युद्ध चला। 1790 टू 92 1790 से 92 तक तीसरी मैसूर की लड़ाई हुई। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और संधि के तौर पर टीपू सुल्तान के अपने दो बेटे गारंटी में अंग्रेज़ों को रख दिए कि मैं आगे से युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसने 1799 में अंग्रेज़ों से चौथा युद्ध किया, जिसे फोर्थ बैटल ऑफ आंग्ल मैसूर बोलते हैं। और इसमें अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। उसकी राजधानी का नाम था श्रीरंगपट्टनम और मैसूर पर अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ और अंग्रेज़ों ने सीधे तौर पर अधिकार न कर वहाँ के जो पुराने राजा थे, वाड़िया शासक, उनको मैसूर का शासक सौंप दिया और फिर उन पर शायक संधि थोप दी गई। तो इनडायरेक्ट रूप से मैसूर पर अधिकार हुआ। ये युद्ध के कुछ चित्र देख सकते हैं। अब है मराठों की बारी। महाराष्ट्र का मुख्य रूप से भाग है मराठों का। टीपू सुल्तान को हराने के बाद मराठों को हराने के लिए अंग्रेज़ों ने ठाना कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रांत था, तो बहुत टैक्स वहाँ पे इकट्ठा हो सकता था, इसलिए उनको हराने की कोशिश की। 1761 में आपने पहले पढ़ा था 7वीं क्लास में, मराठों के पानीपत की लड़ाई में बहुत हानि हुई। शायद ही कोई घर था मराठा का कि किसी युवा की डेथ उसमें नहीं हुई हुई, तो बहुत नुकसान हुआ था। तो इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया कि मराठा बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए इस समय उनको पकड़ा जा सकता है या हराया जा सकता है। दिल्ली से देश पर शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया और उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों ने थी। सारे सरदार एक पेशवा, यानी कि जो मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है। पेशवा यानी कि सिंधिया का पेशवा, होलकर, गायकवाड़, इस प्रकार से। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ हुए। मराठा साम्राज्य पर अंग्रेजों ने किस प्रकार से कब्जा किया, एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीता, लेकिन अंग्रेजों का वर्चस्व रहा। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों कब्जे में आ चुके थे और 1817 से 1819 के बीच तीसरे युद्ध की शुरुआत हुई और मराठों की ताकत को अंग्रेजों ने बुरी तरह से कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया और विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। मराठों को हराते हुए अंग्रेज अधिकारी देख सकते हैं पेशवाओं को अरेस्ट कर और किस प्रकार से उनको
दूसरी जगह पर भेजा गया। इसमें बताया गया कानपुर के पास बिठूर जेल भेज दिया गया और उनको पेंशनर बना दिया गया कि आपको पेंशन दी जाएगी। इसके बाद अकेली सत्ता कोई भी बड़ा शक्तिशाली राजा भारत में नहीं रहा जो अंग्रेजों से लोहा ले सके। तो अंग्रेज एक तरह से सुप्रीम पावर या सर्वोच्च शक्ति बन गए अंग्रेजों में। लेकिन इसके बावजूद भी छोटे छोटे युद्ध, कहीं कहीं जनजाति समुदाय या कोई और युद्ध हुए। इनमें से एक महत्वपूर्ण युद्ध है रानी चेन्नम्मा का। छोटे राज्य को कब्जे में लेने के लिए प्रयास किया अंग्रेजों ने, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर में स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना के एक प्रतिशोध जारी रखा और चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे अंग्रेज शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। और प्रतिशोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप आगे यानी कि 9th क्लास में पढ़ेंगे। कुछ उदाहरण और भी हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे उदाहरण रहे, लेकिन इससे अंग्रेजों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन सीख इससे ये मिलती है कि अभी भी जो आम इंसान है वो अंग्रेजों के पक्ष में नहीं होना चाहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे। उनकी चाल को समझ चुके थे कि ये गुलाम बनाने आए हैं, केवल व्यापारी बनने नहीं आए। अब बारी है उत्तर भारत की, सिंध और पंजाब पर कब्जा। 1830 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव में बहुत डरी हुई थी कि कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम के भारत को भी अपनी चपेट में न ले। इस डर से अंग्रेज उत्तर पश्चिमी भारत पर अपना कब्जा करना चाहते थे और 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी स्थापित की। 1843 में सिंध भी कब्जे में कर लिया गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रंजीत सिंह का शासन था और रंजीत सिंह की सत्ता से या उसकी ताकत से अंग्रेज बहुत डरते थे। उनको पता था कि रंजीत सिंह के जीते जी हम पंजाब को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि रंजीत सिंह की सेना बहुत ट्रेंड थी, एक्सपर्ट थी, बहुत अच्छे हथियार उनको मिले हुए थे। 1839 में और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों से पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया गया। महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई थी 1839 में और उनकी मृत्यु के लगभग 10 साल बाद अंग्रेजों ने पंजाब को अपने अधिकार में लिया। 45 और 46 में पहली लड़ाई हुई थी पंजाब की और 48 और 49 में दूसरी लड़ाई हुई। इस प्रकार से पंजाब का कोई मुख्य नेता नहीं था, उनको हरा दिया गया और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। कुछ और पॉलिसी थी जिसके तहत छोटे छोटे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। एक पॉलिसी है उसमें विलेय नीति, डॉक्टर विलेय नीति, लैप्स पॉलिसी जिसको बोलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने यह नीति चलाई थी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत में रहे थे। विलेय नीति की विशेषता ये थी कि जो राजा निसंतान मर जाता है तो उसके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, उसे गोद ली हुई संतान को राजा नहीं माना जाएगा। और इसके तहत छोटे छोटे बहुत से राज्यों को मिलाया गया, जैसे सतारा 1848, संभलपुर 1850, उदयपुर 1852, तारापुर 1853, उदयपुर 1842, नागपुर 1853, झांसी 1854, सतारा 1848 आदि। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध में जो अपने नियंत्रण में लिया और इस बार अंग्रेजों ने एक साथ तक दिया कि उन्होंने कहा कि वे अवध को अपना नवाब में कुशासन के आज़ाद कराने के लिए किया है। इट मीन्स अवध को कब्जे में ले लिया। कहते हैं कि 1856 तक लगभग पूरे भारत को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया, उत्तर भारत से लेकर दक्षिणी भारत तक। ये मैप देख सकते हैं। पहला मैप जो है इसमें सिर्फ एरिया ऑफ द अंडर द ब्रिटिश यानी अंग्रेजों का एरिया केवल येलो कलर दिखाया गया, बहुत कम भाग है। यानी कह लीजिए प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ उस टाइम का यही था। उसके बाद कह लीजिए आगे आए हैं, ये देखिए थोड़ा सा 1840 के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ गया और 1857 तक लगभग पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में। जो येलो कलर है वो सीधे प्रत्यक्ष में था और रेड कलर है वो इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेजों के अधिकार में था।
अब नए प्रशासन की स्थापना, इतने बड़े भाग पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलाना बहुत मुश्किल था। इस प्रकार से उसने बहुत चेंजेज किए। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे 1773 से 1785 तक, बहुत सारे बदलाव किए उन्होंने। 3 प्रेसिडेंसियों में पूरे भारत को विभाजित किया गया, यानी कि बांटा गया। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। हर एक प्रेसिडेंसी के ऊपर एक गवर्नर लगाया गया। और 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था बनाई गई और इसी न्याय व्यवस्था के तहत 1774 में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में। लेकिन अभी भी पुराने जो पंडित, मौलवी, काजी, मुफ्ती वगैरह थे, वो अपना काम कर रहे थे और उनकी निगरानी में उनसे सलाह मशवरा करके नए नए कानून बनाए गए। नए प्रशासन की समस्या, एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। ये भिन्नता को खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने एक रूप से, यानी कि एक जैसे कानून पूरे देश में लगाने की कोशिश की। 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का कार्य सौंपा। A.B. हॉल हेड इस संकलन का अंग्रेजों ने अनुवाद किया और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई। हिंदू के कानून और मुसलमानों के कानून मिलाकर उन्होंने अंग्रेजों ने इंग्लिश लैंग्वेज में उनको अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इसके तहत कलकत्ता में एक अपीलीय अदालत, एक सदर निजाम अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले के कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था, जो आजकल भी है, डीसी जिसको कहते हैं, उस टाइम से शुरुआत हुई। कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार भी आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक सत्ता थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े का चलने वाला प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और आगे तलवार का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द सिपाही से लिया गया है, कहते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी तो कंपनी को सेना में घुड़सवार टुकड़ियों को जरूरत कम होती चली गई। अब जो घुड़सवार थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम कर दी गई। उनकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ाई लड़ रहा था, तो वहाँ सिपाही मस्केट यानी के तोड़ने वाली बंदूक, जो काफ़ी हैवी और मैचलॉक से लैस होते थे, तो कंपनी की सेना के सिपाहियों का बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान में रखना पड़ता था। और जब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी तो अब पैदल सिपाही ज़्यादा हुए और घुड़सवार जो ऊँट सवार सैनिक थे उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। चलिए अब कंक्लूजन, निष्कर्ष, 2 वीडियो हमने इसमें पढ़ी। इसलिए कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाषा तकनीक से प्रक्रिया तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। अब जब से स्टीम इंजन की शुरुआत हुई तो 1 महीने से भी कम समय में, पहले जो 6 से 8 महीने लगते थे, अब वहाँ से आया जा सकता था। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत से दूर देश में आने जाने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा प्रशासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था, जिन्होंने सहायक संधि या विलय नीति या दूसरी तरह से अधिकार में लिया था। इस प्रकार व्यापारिक सत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। कुछ शब्दावली इस चैप्टर में आई, जैसे काजी, मुस्लिम संप्रदाय में काजी यानी कि न्यायाधीश को काजी बोलते हैं। मुफ्ती
मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद कानूनों की व्याख्या करता था। जज, जिसको आज आजकल कहा जाता है काजी, इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगा कर मुकदमा चलाया जाता है, उसको महाभियोग कहते हैं। रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ चलाया था कि उसने बहुत सारा धन इलीगल, अवैध रूप से यहाँ व्यापार करके कमाया था और वहाँ उस पर महाभियोग चलाया गया था। धर्मशास्त्र, आपको पता है, धार्मिक पुस्तकें, सवार, घुड़सवार, मस्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्रकार की भारी बंदूक होती है, उसको मस्केट बोलते हैं। मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस की चिंगारी से जलाया जाता था, उसको मैचलॉक कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा हुआ। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।